क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन मैं एडवांस पे प्रिपेयर कर जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ नेशनल लेवल पे तो मैंने पूछा कि हाउ मनी होल्स आर देयर इन वॉलीबॉल नेट। अच्छा, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन वॉलीबॉल नेट? तो इसका जवाब कैसे दिया, पता था? सो हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अब हम मौजूद है इंटरव्यू सीरीज में और आज हमारे साथ है गोपाल सिंह राज जो कि हाल ही में रिकमेंड हुए हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 से SCS बेंगलोर में। और इनका हमने इंटरव्यू लिया और काफ़ी नई नई चीज़ें भी पता लगी है। और इनका कहना है कि हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने अपना लेक्चरेट का एक्सपीरियंस शेयर करा जहाँ पर इनसे बताया गया और पूछा गया कि इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर के बारे में बोलिए। तो इन्होंने बेसिक से शुरू करा, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, और रिजल्ट आपके सामने है, ही इज रिकमेंडेड। तो हम बातचीत करेंगे और अगर आपके आसपास भी कोई रिकमेंड होता है तो आप जरूर बताइए ताकि हम उनका भी इंटरव्यू ले। और मेन मकसद यही है कि इस इंटरव्यू के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे, क्योंकि गोपाल भाई ने कोई कोचिंग नहीं ली थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा अपनी प्रेपरेशन यूट्यूब से करी है। तो इससे उन्हें फायदा हुआ और हम उम्मीद करते हैं जो ये इंटरव्यू है काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा और उनका जो एम है उसको फुलफिल करने में मदद करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारे साथ आज मौजूद है गोपाल सिंह जो कि हाल ही में ही रिकमेंड हुए हैं टेक्निकल एंट्री से, TES 44 से। और इनका सेंटर था सिलेक्शन सेंटर साउथ 24 SSB बैंगलोर। 26 ऑफ अक्टूबर को इनकी रिपोर्टिंग थी। तो गोपाल सिंह, कैसा लग रहा है आप? हैं? बस अलग ही अच्छा खुशी है। लग रहा है अच्छा। एक्सपीरियंस बहुत सही था, ठीक ठीक। तो यार ये बताओ, आपके चेन्नई से हो आप, और जब चेन्नई से बैंगलोर गए तो कैसा रहा? डर लग रहा था कि भाई अब SSB के लिए जाना है? अब थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको होता है तो वो जनरली होता ही है लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नर्वसनेस को ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो मीन जो आपके आइडियाज रहेंगे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो मैंने उसको ट्राई किया। मैंने मैक्सिमम अपने नर्वसनेस को दूर रखने की कोशिश ओके, तो मतलब नर्वस नहीं होना, जो भी है जाओ आप। तो टोटल की यार है। हम कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्क्रीनिंग हो गया, और जो फेस 2 हो गया, और बीच में कुछ जो मजाकी इंसिडेंट होते हैं 5 दिन के अंदर, उसमें भी हम बातचीत करेंगे। तो आपकी स्क्रीनिंग थी 26 अक्टूबर को 600 आवर्स में, मतलब सुबह 6 बजे। तो टोटल कितने बच्चे आए थे? 166। 166, ठीक है। तो मतलब बच्चों को देख के डर लगा था कि भाई इतने सारे बच्चे और हम कैसे पहली स्टेज में स्क्रीनिंग हो गए? जैसे मेरे को मीन्स हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे तो वहाँ पे हम बच्चों का एक्सपीरियंस पूछते हैं जनरली कैंडिडेट जो भी एसएसबी हो आते हैं तो एक बेसिक आइडिया था कि रश ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब वहाँ पे गए थे तो 6 बजे रिपोर्टिंग थी 6,000 हार पे। लेकिन मैंने पर्सनली प्रेफर किया तो 5:30 को चलेंगे लेकिन 5:30 को वहाँ पे करीबन 100 जने तक आ चुके थे लोग। बहुत है, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड था फीलिंग। मेरे साथ भी ये था। हमारी वाली में भी काफी, मतलब अराउंड 235 या 250 थी रिपोर्टिंग। ठीक है। तो हमने मतलब एंट्री कर ली। जो इस समय कोविड के कारण काफी दिक्कतें भी हुई होगी, जैसे फेस शील्ड, मास्क, ग्लव्स, काफी प्रॉब्लम आती है ना? तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन सारी हो गई और अब हम मेस में चले गए खाना खाने, और वहां पर हम रिपोर्ट करते हैं जहाँ पर आपको नया चेस्ट नंबर मिलता है। तो आपको चेस्ट नंबर कौन सा मिला था? मेरे को स्टार्टिंग में टेस्ट नंबर मिला था 82। 82, ठीक है। तो आपको पहले OIR हुआ, उसके बाद जैसे जो फेस 1 होता है यार, उसके अंदर होता है हमारा OIR टेस्ट एंड PPTT। तो आपका OIR कैसा गया था और आपने उसकी तैयारी कैसे करी थी? मेरा कंपैरेटिवली ओआर अच्छा गया था। हमें एफयूनो की रैंक तो बताते नहीं है अपने ओआर कितना है लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा 1 या फिर मिनिमम 2 तक रहेगा क्योंकि मैंने ओआर का प्रिपरेशन अच्छे से किया था। एक बुक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी जिसमें 20 ओआर के क्वेश्चन कर सकते तो मैंने उस सारे 20 को सॉल्व किए। अपने आप को पर डे टू डे अपग्रेड किया और जैसे सबको पता है कि मीन्स टाइम लिमिट वहाँ पे बहुत कम हाँ, रहता है 17 तो मिनट्स। मैंने आगे या 17 तो मैंने उसको थोड़ा और कम करके 15 मिनट में मैक्सिमम हो पाए उतना किया। तो उससे थोड़ी ज़्यादा हेल्प हुई तो वो सब जने वो करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और वो यार देखे तो मेरा मोस्टली सब करेक्ट रहे थे। दोनों में वर्बल और वर्बल दोनों में अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन नहीं हो पाए। ओके, तो मतलब जो आप प्रिपेयर करके गए थे, आप के मतलब जो आपने प्रिपेयर किया वही आया था। तो मतलब मेनली यार हमारा क्या यस है, अच्छा। जैसे
गोपाल सिंह जी ने बताया, गोपाल भाई ने बताया कि आपने जो भी करना है आप टाइम लिमिट लेकर ही प्रैक्टिस करिए। अगर आपके 17 मिनट्स दिए जाते हैं तो आप 15 मिनट्स या 14 मिनट्स वैसे करें। ठीक है, तो आपकी पीपीडीटी अब सेकंड स्टेज आ जाती है, जैसे उसमें स्क्रीनिंग की पीपीडीटी, तो पीपीडीटी कैसी रही? पीपीटीटी स्टार्टिंग में थोड़ा मीन्स डर था कि न्यू पिक्चर है, क्योंकि इससे पहले कभी भी एसएसबी नहीं दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो किस तरह की पिक्चर आएगी, बिल्कुल क्लियर नहीं रही तो फिर क्या स्टोरी बनाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सबके मन में रहेंगे। लेकिन भाई लकीली बोल सकते हैं कि हमारी पीपीटीटी में जो पिक्चर थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर, लाइक दैट पिक्चर, तो उसमें पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उस जगह थोड़ी सी परसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि एक जने को मेल और फीमेल दोनों में कंफ्यूजन हो ऐसा दिखाई थे। तो एक्चुअली पिक्चर में तीन जने डिस्कशन कर रहे थे, टू वर फीमेल एंड वन वॉज मेल, ओके, बट वो मैंने तीनों को फीमेल पर। ओके, वो टेबल वाली होगी आपकी भी, टेबल में बैठे हुए वैसा? नो नो नॉट टेबल, बस खड़े थे, उनका मीन्स हिप से ऊपर का बॉडी दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो मतलब आपने स्टोरी बना दी, तो आपने क्या स्टोरी बनाई थी? मैंने जो मीन्स तीन जने डिस्कस कर रहे थे उनमें से जो एक आके जो इनिशिएटिव लेके डिस्कस कर रहा था वो एक अलग साइड था, बाकी दोनों अलग साइड थे। तो वो थोड़ा एज्ड दिख रहा था, तो मैंने उनको नर्स परसीव किया और मैंने ये बताया कि वो नर्स है, तो वो आके हॉस्पिटल में बहुत सारे डेथ देख रही है कोविड के कारण। और डॉक्टर के साथ बातचीत करने से उसको ये पता चल रहा है कि मोस्टली कोविड के कारण उनकी डेथ हो रही है जो फिजिकली ऑलरेडी वीक है, जिनको ऑलरेडी मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स है, जो जिनका बीपी हाई है या फिर जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है। तो उसने उसका मीन्स क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसने सोचा कि सब में फिजिकल एक्टिविटीज कम है, तो मैंने कहा कि वो अपने मोहल्ले वाले सबको बुला के फ्री योगा कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो उसके साथ धीरे धीरे पूरी लोकेलिटी जुड़ गई। तो वो ओके, तो उसका मतलब इनिशिएटिव था इस मेनली जो रिगार्डिंग। भी आपकी स्टोरी थी उसमें आपने मॉरल वैल्यू डाली कि जो भी प्रॉब्लम है फिर आपको ओवरकम करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन, ये चीज। ठीक है यार, तो हमारा जो वहां पर हॉल है वहां पर ओआईआर भी हो गया और पीपीटीटी भी हो गई। काफी थक धक होती है, मेरे को मालूम है, जब एंट्री करते हैं नरेश। नर्वसनेस होती है। बीच में आपको 7 मिनट्स का ब्रेक भी मिलता है दोनों के बीच में। तो अब यार नेक्स्ट आ जाता है जब हाँ, नरेशन। तो आपके 20 के ग्रुप्स थे, 15 के? हमारे 20 के थे। 20 के, तो आपका 80 to 100 रहा होगा, है ना? हाँ, ओके, तो अब जब 20 के ग्रुप्स थे तो आपकी नरेशन भी स्टार्ट हुई, तो नरेशन में आपका कैसा रहा? नरेशन मेरा कंपैरेटिवली ठीक रहा है। नरेशन में नर्वसनेस थी, क्योंकि जो भी 20 जने बैठे थे, 20 जने, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो वो नर्वसनेस थोड़ी थी कि भाई कितने को रिकमेंड करेंगे, सबको तो कर नहीं सकते। हमसे अच्छा कोई परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियस है उनको लेंगे, तो वो थोड़ी नर्वसनेस थी। लेकिन कंपैरेटिवली हमारे ग्रुप में बहुत जनों का अच्छा गया, सब अच्छा कर रहे थे। जब मेरी बारी आई तो थोड़ा मैं फियर था, जैसे भी हम पहले से आइडिया बना के चलते हैं कि आशीष सर को नहीं देखना, सबको देख के परफॉर्म करना। लेकिन जब आप नरेशन करने लगते हो तो आपको मीन्स आपका दिमाग पूरा ब्लैंक होता है, आपको सिर्फ सही। स्टोरी याद रहती है। तो वो मेरे को इतना याद नहीं है कि मैं किसकी तरफ देख रहा था, बाकी मोस्टली आगे मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अच्छे सर की तरफ देखा भी नहीं, तो मैं अच्छे सर की तरफ भी देख रहा था और अपने ग्रुप की तरफ भी देख रहा था। ओके। तो ये एक मिस्टेक थी वहाँ पे। और मेरा नरेशन अच्छा गया, मेरा वॉइस लाउड था, क्लियर था, और सब जने का अट्रैक्शन भी मेरी तरफ था, तो नरेशन ठीक रहा। ठीक है, तो अब आपकी नरेशन भी हो गई। ग्रुप डिस्कशन में कोई कंक्लूजन निकल पाया नहीं? ना ना, मेनली जैसा मैंने आपको बोला कि जो हमारा ग्रुप था तो उसमें से जो भी टीएस के लिए ऑलरेडी जाके आ चुके थे उनका एक्सपीरियंस पूछने से ये पता चल, जो भी स्क्रीन आउट थे, कॉन्फ्रेंस आउट थे, तो ये पीपीटीटी का जो डिस्कशन होता है उसमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जैसे आपको भी पता होगा, आपका हुआ है, तो हमें रेयरली 1.5 मिनट्स मिले थे। वो भी शायद ही मिले होंगे, उससे भी कम रहेगा, ग्रुप तो डिस्कशन के मिनिमम लिए? उतना नहीं मिला था। उसमें सिर्फ हम लोग 2 या 3 पॉइंट दे पाए, तो उसमें मेरे को आइडिया था कि भाई हमें टाइम कम मिलेगा, तो कैसे भी करके पहले बोलना है। और सबको पता है कि फिश मार्केट की सिचुएशन आएगी तो आप बोल नहीं पाओगे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनिशिएटिव हम ले, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने की क्षमता रहनी चाहिए। तो तो मेरा मतलब कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक था, तो जैसे लास्ट वन ने कंप्लीट किया, मैंने अपना पॉइंट्स लेके इनिशिएटिव ले लिया, तो मेरे को बोलने का मौका मिला। और ऐसे जो भी आप देखोगे तो जो भी ग्रुप डिस्कशन में पहले बोले थे वो सब रिकमेंड हो चुके हैं, सॉरी नॉट रिकमेंड, स्क्रीन इन हो चुके हैं। स्क्रीन वही, मतलब फर्स्ट स्टेज रिकमेंड। तो हमारा ओआईआर हो गया, पीपीडीटी हो गई, नरेशन हो गया, और टोटल 166 कैंडिडेट्स आए थे। और इसके बाद आपको लंच के लिए भेज दिया गया। डिस्कशन के बाद फिर आपका रिजल्ट आया। तो कैसा रिजल्ट के समय मतलब एक नर्वसनेस होती है कि भाई अब आएगा नहीं आएगा, इतनी दूर से आए हम। हो जाएंगे करके, क्योंकि नरेशन और डिस्कशन अच्छा गया, ओआर भी अच्छा गया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। फिर भी
होता है। हाँ तो मतलब एक था, तो टोटल आपके 166 में से टोटल कितने स्क्रीन इन हुए? 33। 33। तो टोटल 166 में से 33 स्क्रीन इन हुए। तो ओके, तो आपके बैच में से कितने हुए थे? जो 20 का था उसमें से आप हुए 82 नंबर, और कोई हुआ था? 3 जने हुए थे। ओके, 3 जने हुए थे। तो यार फर्स्ट स्टेज हमारी हो गई जिसमें आपने बताया, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि OIR और PPDT की प्रैक्टिस कैसे करें। ओके, सो पीपीडीटी, जब व्हेन पीपीडीटी इज कंसर्न, तो उसमें हम कोई भी प्री कंसीव्ड आइडिया लेके जाए तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन जो स्ट्रेस में रहेगा तो पिक्चर को देख के नए आइडियाज को ले नहीं पाएगा। जो आपका पहले से आप जो आइडिया बना के लाए हो, तो फिर आपको उसी पे स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तो कोई भी आइडिया मत सोचो, उस समय आपको डेफिनेटली कोई आइडिया क्लिक होगा तो उसके रिगार्डिंग स्टोरी बनाओ। और मेन चीज टाइम का खेल है। नरेशन में भी हमें टाइम कम मिलता है, तो अगर आप टाइम के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका नरेशन कितना भी अच्छा हो, आप अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो टाइमिंग को एक बार प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे कि आपका जो भी बेसिक होता है, जैसे आप जो बच्चे कर रहे हो, कितने जने हैं पिक्चर में, उनकी एज, मूड, उनका है, तो उसको आके आप मैक्सिमम 10 to 15 सेकंड भी लेना, 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो, तभी आपको स्टोरी बताने के लिए टाइम रहेगी। ओके। बहुत जने उसी में 30-35 सेकंड ले लेते, उनकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती और अच्छे से नेक्स्ट बोल देते, तो वो और नर्वस होता है। हाँ 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 हाँ। ऑलरेडी प्रेशर में होते और नर्वस, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। तो ऑलरेडी ये जो सेंटेंस है, तो जो पहले के सारी डिटेल्स थे, उस सेंटेंस को आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जा सकते हो। और आपका स्टार्टिंग सेंटेंस अच्छा रहा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि सही जा रहा है सब कुछ, और आप वही। अपनी स्टोरी भी बिना डरे बता सकते ठीक है। हो। तो ये आप कर सकते हो। और पीपीटी में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी प्रैक्टिस किए बिना करो, लेकिन कोई भी आइडिया ये नहीं बनाओ कि मैं पीपीटी में अच्छी पिक्चर आई तो ये स्टोरी लिखूंगा। बस आप पिक्चर्स को देखो, आप स्टोरी बनाओ, क्योंकि जो आपकी स्टोरी बनाता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। तो उसमें अगर आप अलग अलग पिक्चर को जैसे देख के प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड उससे फेमिलियर होता जाएगा और डेवलप होगा। और डेवलप होने से आपके पास और अच्छे आइडिया। मतलब ठीक है, तो तो ये भी नहीं मेनली कि भाई पूरे प्रेशर करके वापस आ जाए। थोड़ा प्रिपरेशन करो, लेकिन कोई भी पहले से आइडिया बना के मत रखो। प्रिपरेशन करो, उसको कोई स्टोरी बनाओ, एक पिक्चर को देखो, उसको उसी समय भूल जाओ, ओके। फिर नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट पिक्चर पे फोकस करो। ठीक है, तो मेनली मतलब हमें प्री कंसीव्ड आइडियाज नहीं लेकर जाने, और प्रैक्टिस करके जाओ ताकि जब आपके सामने पिक्चर है तो आपके पास आइडियाज आए, इमेजिनेशन आपकी उस समय आप कर पाओ इमेजिन। ठीक है यार, तो हमारा टोटल 166 में से 33 बच्चे स्क्रीन इन हो गए। फिर आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन, PIQ एंड ऑल जो होता है वो आपका हुआ होगा NCO द्वारा। और फिर हमारे को मेस के अंदर खाना खा के एकोमोडेशन मिल गई, है ना? तो अब जब स्टेज 2 आया था, यानी कि डे 2, जब साइकोलॉजी होता है, तो आपके उस समय किस प्रकार से आपने साइकोलॉजी की कैसे प्रिपरेशन करी थी? और टैट जो TAT होता है उसमें आप 12 की 12 स्टोरीज लिख पाए थे या नहीं लिख पाए थे? ओके, सो व्हेन दैट इज कंसर्न, बेसिकली मींस बहुत जने का सुना होगा कि एसआरटी को छूट जाते हैं, रैरली बैट छूट जाते हैं, बट आई सजेस्ट कि टैट जैसी चीजों में हमें बहुत टाइम मिलता है, तो टैट की स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे तो सही रहेगा। तो मैंने भी उसको नहीं छोड़ी है, लेकिन टैट के लिए मैंने स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की। जो पीपीडीटी में हमारा प्रिपरेशन हो रहा था उसके साथ साथ टैट का भी प्रिपरेशन हो गया था। लेकिन एक चीज है, टैट में आप अपना मन से कोई भी आप पर्सपेक्शन नहीं ले सकते। आपको वही लेना पड़ेगा जो आपको पिक्चर में क्लियर दिखता है। तो उसमें आपका ओके। ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पीपीडीटी में आपको चीजें गलत अज्यूम करो तो भी चल जाता है। जैसे मैंने आके एक मेल को फीमेल बताया था, लेकिन टैट में इस मिस्टेक्स को अवॉइड करो। तो व्हेन टैट इज कंसर्न, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे, आपके पास स्टोरीज आएगी, और जो अपनी नेचुरल स्टोरीज आ रही है वही लिखो। ये नहीं कि आप यूट्यूब में देख रहे हो या फिर कहीं पे भी देख रहे हो, उन्होंने जो स्टोरी बनाई है वही स्टोरी को आप याद कर लो। प्रॉब्लली सेम पिक्चर आ सकती है, लेकिन सेम स्टोरी को रिपीट मत करो। आपको जो उस समय क्लिक हो रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी वाले आपका जो ओरिजिनल है उसी को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो स्टिमुलई आपको मिलता है तो उसका आप अलग अलग एक ही स्टिमुलई के अलग अलग रिस्पॉन्स दोगे तो पकड़े जाओगे, यूज ही नहीं है। ओके, तो मतलब कहते जो अपना है अपने अंदर वो सही रहेगा। ठीक है, तो टैट आपने बताया कि पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, और मतलब इमेजिनेशन अपनी प्री कंसीव मत रखिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है बस आप लिखाओ। और ब्लैंक स्टोरी रहती है जो 12th स्टोरी, तो उसमें आप प्रिपेयर करके गए थे या जो उस समय मन में आया वही लिख दिया? मैं प्रिपेयर इन द सेंस, ऐसे प्रिपेयर मत कीजिए कि आप स्टोरी प्रिपेयर कीजिए, उसको 2-3 बार लिख के देखिए। ऐसे करने से क्या होगा, वो स्टोरी हमेशा आपके ब्रेन में रहेगी, और हम्म। उससे पहले आपको जो भी पिक्चर मिलेगा आप उसी में वो स्टोरी डालने की कोशिश करोगे। तो ओके। जनरली एक आइडिया बना लो कि भाई मेरे को ब्लैंक स्टोरी है, तो ब्लैंक पिक्चर पे मेरे को क्या स्टोरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोची थी कि मैं
मैं अपने बारे में स्टोरी बनाऊंगा, मीन्स मेरे स्कूलिंग एजुकेशन कैसे थी और मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, उस रिगार्डिंग स्टोरी बनाऊंगा। मैंने बस इतना ही सोचा था, उसके आगे उसमें क्या लिखूंगा कैसा लिखूंगा वो मत सोचो, बस ओके आपकी थीम याद रख लो कि आपको क्या थीम डालनी है, ओके। तो उससे मतलब ज्यादा आपने प्रिपेयर थीम मत बना ली थी अपनी स्कूल लाइफ में लिखना है और फिर ऑन द स्पॉट लिख दिया कि क्या इंसिडेंट्स रहे। ठीक है। तो जो वैट होता है आप 60 के 60 कर पाए वैट? करो। यस, ओके। एंड जो एसआरटी होता है वो 60 में से कितने कर पाए आप? 53। 53। ओके, तो काफी अच्छा स्कोर है क्योंकि एज अ फ्रेशर 53 करना बहुत मुश्किल होता है और आप मेंटल प्रेशर काफी होता है हाँ, उसमें, अजीब अजीब सिचुएशंस आती है कि भाई आप। नहीं, मेरी मीन्स मुझे आइडियाज अच्छे मिल रहे थे, मैंने एसआरटी की अच्छी प्रैक्टिस की थी, वो सेम रिटर्न में टाइमिंग के साथ तो नहीं की थी, लेकिन सिचुएशन को देख के मेरे को कुछ आइडिया आ रहा है या नहीं उसको चेक किया था, तो उसके रिगार्डिंग मेरी प्रैक्टिस थी। एक्चुअली इसी में देखो तो एक बहुत बड़ा फन हो गया, तो बाद में means होने के बाद मेंशन करेंगे। तो मेरा आइडिया था कि 60 के 60 एसआरटी कंप्लीट करूं, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उस रिगार्डिंग नहीं हो पाया था, बाकी बैच मेरा हो गया था। ओके। एंड एसडी जो सिंपल रहता है वो बच्चा घर से प्रिपेयर करके जा सकता है। ओके ग्रेट। तो आपका सुबह मतलब हो गया साइकोलॉजी, तो आपका इंटरव्यू डे 2 में शेड्यूल था या कब था आपका शेड्यूल? डे 2 में अच्छा, मतलब साइकोलॉजी वाले दिन फर्स्ट ही। मेरा ही था, फर्स्ट मेरा ही था। अच्छा, फर्स्ट आपका ही था, तो मतलब सारे जो बाकी के 32 कैंडिडेट्स हो गए वो तो एक तरीके से आप उनके लिए भगवान हो गए कि भाई हमें बताओ कि क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, है ना? बहुत जनों की हेल्प हुई, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, मेरे साथ एक जना रिकमेंड हुआ था, हमारा टेस्ट नंबर 5 था, मेरा टेस्ट नंबर 21 था, तो उसने अच्छा मेरे से 21। आइडियाज पूछे थे हमें। आपका भी हाँ, 21 था, मेरा भी वो भी 21 था बाद में। गुड गुड। तो उनको मैंने जो अपने क्वेश्चन बताए थे, लकीली उनको सेम क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने सेम आंसर्स भी बता दिए बिना बिना प्रिपरेशन के, और वो रिकमेंड भी हो गए। ओके, तो मतलब मेनली। तो होता है। हाँ होता है, जैसे आप फर्स्ट थे तो आपसे काफी ऐसी चीजें पूछी गई होगी, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, कॉन्टिनेंट न्यूज, ये सारी पूछते हैं। तो आप सारी के जवाब दे पाए, सबका जवाब दे पाए थे इंटरव्यू में? मोस्टली ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तो लाइक मैं प्रेशर हूँ फर्स्ट टाइम, तो प्रेशर के लिए कंपैरेटिवली इजी होता है इंटरव्यू, आई ओके फील सो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को देखे हैं जो एलिजिबल है ना, जो मुझसे भी ज्यादा काबिल है, लेकिन वो रिपीटर होने के नाते वो अपने कॉन्फ्रेंस को क्लियर नहीं कर पाते, तो आई थिंक कि प्रेशर को इजी मिलता है, नंबर वन। और सेकंड थिंग, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी थी, ताकि मेरे पीआईक्यू में से बहुत टेढ़े मेरे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन न्यूज जीके में से भी अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन न्यूज के बारे में तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दी थी कि कोई भी दो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बता दो, दो नेशनल और दो international, तो वो ओके। मैं बता पाया। तो मेनली आप प्रिपेयर करके गए थे नेशनल इंटरनेशनल ये सारी जो है ना? ओके, तो मेनली जब ये हो गया, तो जब जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में एंट्री करी, तो एक तो तब हल्की सी धक धक होती है दिल में, है ना, कि भाई अब क्या पूछे गए सामने वाला व्यक्ति। तो जब आपने और बताया मैंने कि उस आप। समय हाँ हाँ बताइए। कंटिन्यू कर दी, ओके, तो ये हो और गया। उस समय हम्म, तो ये हो गया था एंड बोलिए। फिर। हाँ, तो फिर आपका हो गया नेशनल इंटरनेशनल आप करके गए थे। जीके का इतना पूछा नहीं, पीआईक्यू के ऊपर सारा पूछा गया था। तो कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया गया और आप बता ना पाए हो? कोशिश ट्रिकी था, लेकिन मैं एडवांस पे प्रिपेयर कर, जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता नेशनल लेवल पे, तो मैंने पूछा कि हाउ मनी होल्स आर देयर इन वॉलीबॉल नेट। अच्छा, हाउ मेनी होल्स आर देयर इन वॉलीबॉल नेट? तो इसका जवाब कैसे दिया, पता था? हमारे कोच ने एक दिन प्रैक्टिस के समय ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था, तो लकीली उस दिन हमारी टीम ने जीना था उसको, तो ओके, याद है 1000 होल्स। ठीक है ठीक है। मतलब कितने होल्स है वॉलीबॉल नेट में, मतलब ये बहुत सही है यार। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जैसे इंटरव्यू में कोई ऐसी सजेशंस दो आप देना चाहे, जैसे नर्वस काफी हो जाते हैं और कई बार जैसे जो रैपिड फायर क्वेश्चन आते हैं, तो आप सबके जवाब दे पाए थे इन सीक्वेंस या फिर कोई भूले थे? दे पाए। अच्छा, दे पाए थे। तो आप ऐसी कोई राय बताना चाहे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो हमें फॉलो करनी चाहिए? तो पर्सनल इंटरव्यू में मेरा थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, जैसे आपने कहा कि जो मैं फर्स्ट इंटरव्यू में ले रहा था तो सबके लिए मैं भगवान जैसा था, सब मैंने पूछ रहे थे और उनका इंटरव्यू का भी फीडबैक रहा, और मेरा मेडिकल थोड़ा लंबा चला, तो मैंने आके करीबन 20 to 25 रिकमेंडेड कैंडिडेट के इंटरव्यू कैसे रहे थे, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो उसका मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग मेरा एक अच्छा आइडिया है। तो इंटरव्यू के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक तो अपना पीआईक्यू को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखें, जो आप करते हैं वही लिखें, और उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे वॉलीबॉल से मेरे को और भी क्वेश्चन
पूछे थे कि वॉलीबॉल टीम का कैप्टन कौन है इंडिया में, वो वॉलीबॉल की इंडिया की टीम अभी कैसे कर रही है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, वॉलीबॉल नेट की हाइट के बारे में पूछा गया था, मेंस और वुमेन्स अलग अलग। तो मेरा बैडमिंटन भी था, तो बैडमिंटन में जो शटलकॉक का जो मूवमेंट होता है, मीन्स जो हेवियर वो बॉल होता है वही आके इधर के साइड जाता है, वो अपना डायरेक्शन बिटवीन चेंज कर देगा, तो उसके लिए किसी का साइंस पूछा गया था। तो मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आप अपना पीएचडी को पहले अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, वो मैं सजेस्ट करूंगा। और उसके अलावा करंट अफेयर्स आपका अच्छा होना चाहिए, स्पेशली एटलीस्ट आप लास्ट 6 मंथ्स के अच्छे न्यूज कलेक्ट करके लेके जाएं, तो जैसे भी पूछेंगे बता सकते हो। और आपका ज्योग्राफी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि वो सेवन सिस्टर्स स्टेट्स के बारे में पूछ सकते ज्योग्राफी हैं, सेवन कैपिटल के बारे सिस्टर्स में पूछ फेवरेट होता है। सेवन सिस्टर्स मेरे से भी पूछा गया था कि सेवन सिस्टर्स बताइए कैपिटल के कैपिटल। साथ। और अगर आप नॉर्थ से हो तो आप तो जैसे तमिलनाडु और केरला के सीएम के बारे में पूछ सकते हैं, ये हम्म। पॉसिबिलिटीज है। और मेरे को पूछा कि वेस्टर्न कोस्टल के कोई भी जो अटैच्ड है और जो नेपाल नेपाल से जो सराउंडेड है उन स्टेट के नाम बताइए। और ये भी बताया था, मीन रिलेशन में हमें ज्यादा नहीं पूछा था, ये पूछा था कि इंडियन ओशन का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन में जो मालदीव्स और श्रीलंका है तो उनके साथ इंडिया का क्या क्या रिलेशन चल रहा है, कैसे इम्प्रूव कर रहा है और कैसे कर सकते हैं, वो सब ओके रिगार्डिंग। तो उसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो मेनली जैसे आपने बताया, अगर हम सम अप करें, ज्योग्राफी हमारी अच्छी होनी चाहिए, एंड जो हमने पीआईक्यू में लिखा है उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो वॉलीबॉल के नेट में कितने होल्स है, उससे लेकर वॉलीबॉल के नेशनल कैप्टन का सब कुछ। या इसमें मैं भी अपने जो भी जूनियर से जो पूछता हूँ उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि इंटरव्यू में ये जरूरी नहीं है कि आप सब क्वेश्चन आंसर करो। हाँ। हाँ। लेकिन बट ये भी मना नहीं है ना कि आप सब क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। तो अपने आप को मीन पीछे मत धकेल दो कि सब क्वेश्चन आंसर करना जरूरी नहीं है, यही सोच के चलो कि हमें सब क्वेश्चन आंसर करना। तो 95% से ज्यादा क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर पाए तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा इंटरव्यू ऑफिसर। ओके। अब यार इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो पीआई होता है वो हमारा हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, और आप एक तरीके से सबके लिए भगवान थे, क्योंकि मेरे को मालूम है क्या होता है, सारे लोग आते हैं भाग के कि भाई क्या पूछा। तो हमारा अब आता है यार डे 3 एंड डे 4, जो कि है जीटीओ का। तो जीटीओ में तो जनरली अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट। तो आपका ग्रुप डिस्कशन कैसा रहा? टॉपिक्स क्या क्या थे? फर्स्ट हमें दो टॉपिक मिले थे। द फर्स्ट टॉपिक वाज मींस इन शॉर्ट बताऊं तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप जो बिगड़ रहे हैं तो उसको इंडिया चाइना पे कैसे दबाव बना है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या फिर मिलिट्री से कुछ कर सकता है या फिर ट्रेड बंद करने से, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन का ये फर्स्ट टॉपिक था। ऑप्शन में हमें ये टॉपिक मिला था कि जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जैसे आईपीएल, प्रो कबड्डी, तो उनमें किसका फायदा होता है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनका या जो खेलते हैं उनका या फिर जो व्यूअर्स होते हैं उनका। तो हमारी ओके। टीम में मोस्टली सब जने, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा, तो हमारा डिस्कशन बहुत हेल्थी रहा, सबने बहुत अच्छे से पॉइंट्स भी निकाले थे। और उसमें हम लोगों ने ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में बात करने का चूज किया था सबने। ओके, इंडो चाइना। एंड फिर मतलब आपने बताया हम कि ग्रुप का एक काफी मेन रोल रहता है कि आपका ग्रुप कैसा है ना? तो अब जो आपका जो GD2 था, उसका कैसा है, आपका टॉपिक क्या था? इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स ऑन किड्स। ओके, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स, वही पबजी एंड ऑल, मेनली जो पबजी सीओडी एंड दैट। ठीक है। ब्लू वेल। ब्लू व्हेल जो सारी आई थी। ठीक है, तुम्हारी मतलब टॉपिक काफी सोशल टॉपिक था और इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबने दे ही दिए होंगे आंसर्स, कि सब कोई ना कोई गेम खेलते ही है। अब आ जाता है जो काफी एक मेन चीज है, लेक्चरेट। काफी लोग डरते हैं लेक्चरेट से कि अब क्या टॉपिक आ जाएगा। तो मैं भी, जैसे मेरे पास एफडीआई आया था, मैं करके गया था, तो आपके पास क्या आया था लेक्चरेट के टॉपिक में? क्या टॉपिक मिले थे मेरा लेक्चर की, जैसे एसआरटी का बोर्ड बहुत फनी गया था, तो थोड़ा मीन्स लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस जैसा बना रहा था। फर्स्ट लेक्चर में मेरे को 4 टॉपिक मिले थे। द फर्स्ट वन वाज इंडिया एंड न्यूक्लियर पावर, ओके। सेकंड वन था कि रोड सेफ्टी, थर्ड वन जन धन योजना एंड फोर्थ वन ग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपने किस में बोला? इंडिया एंड न्यूक्लियर पावर। ओके, न्यूक्लियर में, जो सबसे टॉप में होता है। ओके, तो जैसे जनरली जो मिथ होता है कि ये सोच के चूज नहीं किया वो सबसे टॉप में हाई लेवल टॉपिक उसको बोलेंगे, तो उसके पीछे एक अलग ही बड़ी कहानी है। ओके, ठीक ठीक। ठीक है, तो आपने न्यूक्लियर उसमें बोला, तो आपको पॉइंट्स पता हो गया, क्योंकि आपने बताया कि आपने जीके अच्छी कर ली थी अपनी 2 महीने में, तो आपको पॉइंट्स वगैरह काफी हद तक पता हो गए।
तो ओके थोड़ा टाइम लेके बता ही देता हूँ। तो जब मेरे को 4 टॉपिक मिले थे तो आई वाज लाइक मैंने चारों टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा था। पहले इंडियन न्यूक्लियर पावर का पढ़ा था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पता है या नहीं। अगर ज़्यादा नहीं पता तो नेक्स्ट शिफ्ट हुआ, तो ऐसे कर रहा था। लेकिन जो कैंडिडेट मेरे से पहले था, मेरा क्वेश्चन नंबर 21 था, जो 20 था, तो उसको थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत थी और उसने अपना 1 मिनट में मोस्टली अपना लेक्चर कंप्लीट कर दिया। ओके मेरे पास फिर भी 2 मिनट टाइम था प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं ऐसे ही चला गया था 1 मिनट में बिना प्रिपेयर किए। ठीक है ठीक है। अपने दोस्त ने लास्ट में वीडियो ने लास्ट में बोला कि यू स्टिल हैव टाइम, पर मैंने बोला ओके सर आई विल डू ऑन द स्पॉट। तो उस समय मेरे को था कि भाई ऑन द स्पॉट बोलना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हाई लेवल टॉपिक पे बोला जाए। तो मैंने टॉपिक तो हाई लेवल लिया था, लेकिन मेरा पॉइंट बहुत लो लेवल थे और मैंने अपने ग्रुप का इंटरेक्शन लेते हुए अच्छे से बोला। जैसे मैंने स्टार्टिंग रूपरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम से किया था, न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूक्लियर पावर क्या होती है, न्यूक्लियर फिशन, फिर इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, जो पोखरण ओके में ओके। इंडिया का न्यूक्लियर हुआ था। तो मेनली जो तो आपने बहुत बेसिक से 12th क्लास में पढ़ा है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन ये सारे से स्टार्ट होके फिर आप इंडो न्यूक्लियर रिलेशन में है, ताकि टाइम कम से कम मेन चीज बोलनी पड़े। और जब मैं स्टार्टिंग में बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा था, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, तो मेरे को थोड़ा आइडिया मिल गया था कि नेक्स्ट क्या बोलूं, सोचने का थोड़ा टाइम मिल गया था, तो वो सही रहा था। तो ओके मोस्टली मेरे को यही लगता है कि नेचर व्हाट यू स्पीक इज नॉट मैटर एंड हाउ यू स्पीक इज मैटर। ओके ओके। ठीक है, तो यार लेक्चर 8 में आपने बताया कि मेनली कॉन्फिडेंट रहो और जरूरी नहीं है कि हमें हाई लेवल टॉपिक चूज करें, लेकिन जो बोलो नरेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारी जो होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो ये भी सिंपल रहती है, इसमें भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं रहता। और जो आ जाता है पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी, इसमें आपका क्या रहा? आप आइडियाज दे पा रहे थे और आपका ग्रुप क्या पहुंच पाया 4th ऑब्स्टिकल तक? कंप्लीट कर दी, अच्छा, सारा कंप्लीट हो गया था। कोर्स भी कंप्लीट हो गया इन टाइम। तो बहुत कम होता है ऐसा, हमारे में तो एकदम फिश मार्केट हो गया, आइडियाज दे ही जा रहे हैं। ना सबके पास अच्छे आइडियाज थे, मेरे आइडियाज भी अच्छे रहे, लेकिन मैंने पूरा यूट्यूब से प्रिपेयर किया था, कोई कोचिंग नहीं ली थी। और यूट्यूब में मैंने मीन्स ये जो सीपीआर टास्क में अपने हिसाब से बोलता हूँ, पट्टा बल्ली एंड ड्रॉप टास्क, क्योंकि उसी में सब आ जाते हैं, इवन इंक्लूडिंग कमांड टास्क। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस देखे यूट्यूब में, बहुत सारे आइडियाज देखे, तो वहाँ स्ट्रक्चर्स देखते ही मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड था उसके लिए। तो मेरा ऑफ ग्रुप टास्क में देखे तो सारे आइडियाज मेरे थे, मैंने 5 आइडियाज दिए थे। पीजीटी में मोस्टली 3rd और 4th लेवल के आइडियाज भी मेरे ही थे, तो मैंने आके उसमें अच्छा प्रिपरेशन रहा, तो मैंने उसको थोड़ा एक्सेल कर लिया था, तो वो मेरा अच्छा गया, कंपैरेटिवली सबसे अच्छा था। ओके ग्रेट। मतलब आपका जो 7 का ग्रुप बन गया है, 7-8 मेंबर्स का, उसमें आपका पीजीटी में आप आइडियाज अच्छे दे पा रहे थे। और पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी लगभग एक सेम से ही रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब जो स्नेक रेस होती है, जो स्नेक रेस मतलब काफी एक हालत खराब हो जाती है जब पूरे दिन आप ग्राउंड में रहते हैं। तो स्नेक रेस में आपने वो क्या रखा अपना मोटो, जो वॉर क्राई रहता है, क्या रखा था? भारत माता की जय रखे थे और वंदे मातरम नॉर्मली। ओके, तो कंप्लीट हो गए सारे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी स्नेक रेस में? इसमें दिक्कत आई थी, हमारे ग्रुप में एक जना था थोड़ा ओबीस था, वो उसको बहुत दिक्कत आई थी कंप्लीट करने में, तो हमारा ग्रुप लास्ट में कंप्लीट किया था, चारों ग्रुप हो चुके थे उनका। वो 3 to 4 मिनट वहाँ पे एंड लाइन में वेट कर रहे थे हमारा, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया, लेकिन हमें उसको छोड़ा नहीं, बिना उस पर गुस्सा हुए हम उसको सपोर्ट कर रहे थे और कैसे भी करके उसको क्लियर करके हेल्प करके कंप्लीट कर लिया हमने। ओके, तो हमारा मेनली जो उस समय मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे ग्रुप के साथ हमारा बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, विनिंग और लूजिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, विनिंग लूजिंग नॉट इम्पोर्टेंट, बिहेवियर और आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है, आप किस तरीके से ग्रुप को साथ लेकर चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा मेनली जो स्नेक रेस होता है वो आखिरी टास्क होता है डे 3 का। एंड फिर अब जैसे जनरली जो रूम में क्या करते थे तुम लोग, मतलब जो सारे थे आप लोग, जो रूम में तो आराम से मजे मारते होगे, कैरम खेलते होगे, चेस? हाँ, कैरम चेस 2 ही अवेलेबल थे उस समय के हाँ, लिए, कोविड लेकिन के हमें कारण। मैंने भी यहाँ से सोच के गया था कि रूम में थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी कर लूंगा, सेल्फ इंस्ट्रक्शन की तैयारी कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट डे तो कुछ कर नहीं पाए थे, नए फ्रेंड्स मिले थे, सबसे बात थे। और सेकंड डे मेरा इंटरव्यू भी हो गया, तो मैं तो टोटली फ्री था, ओके ओके ग्रेट। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कैफेटेरिया में थोड़ी देर में घर पे बात कर लेते थे और इंस्टा चला लेता था नेट पे। हाँ, वहां पर काफी और एक मैं अच्छा है। ग्रुप हमारा बैच बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय के बैच के साथ, तो उनके साथ ही टाइम सही रहता, पता ही नहीं चलता था। मतलब मेनली जो बैच है, अगर आपका बैच अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा मतलब आपने फुल जो 3 डेज है एंजॉय करे, आईपीएल भी देखा होगा मेस में, है ना? हाँ, आईपीएल भी देखा होगा।
ठीक है, तो अब यार नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो डे 4। इसमें खाली 3 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कमांड टास्क, इंडिविजुअल एंड फाइनल ग्रुप टास्क। तो कमांड टास्क के अंदर आप आइडिया दे पाए थे? कमांड टास्क थोड़ी हालत खराब होने जैसा था। तो कमांड टास्क में मैं ये कहना चाहूँ, अगर आपका कमांड टास्क अच्छा या बुरा जाए तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमारे इसमें कमांड टास्क ऐसे असाइन कर रहे थे जैसे हमारा डिपेंडिंग अपॉन अवर परफॉर्मेंस ऑफ पीजीटी एंड एचजीटी। ओके। जो पीजीटी एचजीटी में बिल्कुल आइडियाज नहीं दे पा रहे थे उनके लिए बहुत ईजी था, जैसे डायरेक्ट ब्रिजिंग कर सकते हो आप। रखे ऐसा कैंडिडेट था जो आके 15 से 20 सेकंड में कमांड टास्क कंप्लीट कर दिया, और मेरे आइडियाज थोड़े अच्छे दिए थे तो मेरे को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट मिला था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अपने ग्रुपमेट्स को भी सुने थे और फाइनली कंप्लीट कर दिया इन टाइम। लेकिन ओके। बहुत डिफिकल्ट था, आइडियाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो मतलब कैसा कमांड टास्क कैसा था? वो जो लूप वाला था, सर्कल वाला था, कि अंदर से बाहर जाना है, वैसा था क्या कुछ? कौन सा लूप वाला? जैसे जो होता है जनरली कमांड टास्क के अंदर एक सर्कल बना होता है एंड उसके आपको अंदर से बाहर जाना है, वैसे वाले थे? वो हमारे ग्रुप में से किसी को मिले, उसके बाजू में एक था, लेकिन उसमें सक्सेस आके आप फर्स्ट लेवल को तीनों साइड से फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर सकते हो। हाँ सर, दो साइड से फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर सकते हो, सेकंड ओके, स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक साइड में आप फर्स्ट नहीं कर सकते, मीन एक स्टेप तो इजी रहेगा लेकिन आपको सेकंड स्टेप बहुत टफ रहेगा, तो उसमें थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लास्ट में हम सक्सेस को एनालाइज किए तो आइडिया मिल गया। ओके, ग्रेट। तो हमारा कमांड टास्क हो गया। उसके अंदर मतलब मेनली यही है कि जिन्होंने पीजीटी में अच्छे आइडियाज दिए हैं तो उनसे एक्सपेक्टेड है हल्के से टफ, और जिन्होंने बेसिक करे तो उनके लिए एक्सपेक्टेड है हल्के से लो लेवल। ओके। तो अब हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, तो आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कितने करे? और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मेरा उसमें से पूरे एसएससी में सबसे घटिया गया था। द रीजन इज, मैंने जहाँ पर हम बैठे थे तो उसके जस्ट बाजू में कमांड टास्क था, तो मैंने सोचा कि कमांडो वॉक तो वहीं से ही चले जाएंगे, लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं था कि वो शेक भी होता है। हाँ, वो ऊपर हिलता बिल्कुल है, आइडिया नहीं बहुत था। बहुत ज्यादा हिलता है वो। मैंने क्या मिस्टेक की, तो स्टार्टिंग में मेरे को बस आइडिया था कि मिनिमम 12 to 13 तो कंप्लीट करना ही है कम से कम, तो मैं भाग के गया था तो बहुत शेक हो रहा था। हमारा वाला बहुत शेकिंग था, तो उसमें मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, तो उसमें मेरा 1.5 मिनट तक चला गया था। ओ, तो मेरे को 1.5। वो फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया कि एक सेकंड के लिए ऑफिसर को देखा, जीटीओ को, तो वो मेरी तरफ ही देख रहे थे, मैं उनको देख के नीचे जंप कर लिया डायरेक्ट गिरने की जगह। तो बस ये दिखाने के लिए, तो मेरे को हाइट का फियर नहीं है, मेरे से हो नहीं पा रहा है। फिर मैंने बाकी कंप्लीट किया और मैं ऐसे मेरे 8 हो गए। ओके, तो 9 आपने कर लिए, 9? यही 8। 8, ओके, मेरा भी 8 था। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो मतलब मेनली जैसे बैंगलोर में उस समय बारिश भी हो रही थी तो काफी स्लिपरी भी होगा थोड़ा सा। लकीली हमारे यहाँ नहीं हो रही थी, हमारे बैच के लिए। ओके, तुम्हारे आप लोगों के बैच में नहीं था। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपने 8 करे, कमांड टास्क आपने आइडियाज दे दिए, एंड जो जीटीओ के अंदर था न्यूक्लियर, आपने बेसिक से स्टार्ट करा, फिजन फ्यूजन। तो अब लास्ट आ जाता है एफजीटी, उसके अंदर सारे ग्रुप ने अच्छे आइडियाज दे दिए, वो तो एक ही अच्छे ऑब्स्टिकल। थे। ठीक है, तुम्हारा एफजीटी भी हो हाँ गया। एक ही। ठीक है, तो मेनली आपका जो 5 डे का था डन। फिर जब कॉन्फ्रेंस होती है, अब जो कॉन्फ्रेंस रहती है, कॉन्फ्रेंस में कैसी फीलिंग आ रही थी कि कुछ खतरनाक होने वाला है? लग तो यही रहा था, जैसे मैं हमारे बैच से पहले जो एक बैच रिकमेंड हुई थी 12 एसएसबी बैंगलोर से, तो उनके वहाँ एक कैंडिडेट था जो डाउट केस में था, और उनको बड़े अटपटे सवाल पूछे थे, तो लग रहा था भाई अगर हम डाउट केस में आ गए तो कैसे प्रिपरेशन कर रहे, तो सीटीओ के डे 2 में बहुत सारा फ्री टाइम था, तो उसको हम इवनिंग 6 o'clock के बाद एंजॉय किए थे। हमने रात में पार्टी भी की, रात को 2 बजे तक जग रहे थे सब ने, वो बहुत अच्छा था। और उस दिन मैं जो भी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए थे उन सबको, जो भी इंटरव्यू में नहीं हुए उन सबको प्रिपेयर किया था। यार सारा कुछ हो गया, आपके 4 डेज बहुत अच्छे रहे, स्क्रीनिंग से लेकर 3 टास्क तक। अब फाइनल टास्क रह जाता है कॉन्फ्रेंस का। तो मतलब काफी डर लगता है कि कॉन्फ्रेंस होएगी, क्या पूछ लेके, कहीं बॉर्डर लाइन केस तो नहीं है, कहीं हम रिकमेंड तो नहीं हो रहे या हो रहे हैं, तो मतलब काफी डर लगता है। तो आपका 5th डे कैसा रहा, और कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ तैयारी आपने करी थी या नहीं करी? तो फोर्थ डे, जैसे जीटीओ सबको पता है, मीन्स फोर्थ डे में 3 ही टास्क होते हैं, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो उसके बाद हमें लंच का, पोस्ट लंच हमारा पूरा फ्री था, जिनका इंटरव्यू नहीं था उनका। तो मैंने कॉन्फ्रेंस की तैयारी की थी कैफेटेरिया में जाके, इंटरनेट यूज करके, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए थे पर्सनल इंटरव्यू में या फिर कॉन्फ्रेंस में जनरली क्या पूछ सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स हम्म। डाउट कैंडिडेट,
थोड़ी प्रिपरेशन की, उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं मिली, लेकिन एक आधे घंटे तक थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था उसके लिए। कॉन्फ्रेंस में मेन ये दिक्कत होती है कि अगर आप डाउट कैंडिडेट हो तो आप थोड़ा श्योर हो सकते हैं भाई आपका रिकमेंडेशन होगा या नहीं होगा। जिस तरह से आप कॉन्फ्रेंस में आंसर दोगे, जिस तरह से आप कॉन्फ्रेंस लंबा जाएगा, आपसे अटपटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा भाई आप डाउट केस में हो। तो उस समय आप दिखा ये श्योर हो सकते हो कि आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन ओके। जिसका नॉर्मली पूछ के भेज देते हैं उनको तो और लास्ट तक डर रहता है कि भाई रिकमेंड हो गए या नहीं हुए, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है, हाउ यू स्टे, हाउ डिड यू एंजॉय और नॉट, और निकाल देते हैं। तो मेरा भी यही रहा था। मैं से बस बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे थे कि क्या फैसिलिटीज अच्छी लगी, कैसा स्टे था, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं हम या नहीं, ये 3 क्वेश्चन पूछ के हमें निकाल दिए थे। और ये पूछा था कि मीन्स मोस्टली आई फील जो रिकमेंड होने के जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं उनको कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हाउ मच डू यू रेट योरसेल्फ अमंग मेरे दी से 3 टास्क, मेरे से भी पूछा इसमें गया आप था कितना यार। रेट करोगे। हाँ, तो आपने क्या क्या रेट करा, जीटी और साइक वो और मुझे नहीं, क्योंकि जितने भी रिकमेंड हुए थे उन सबने ये क्वेश्चन बताया। ओके। ओके। तो आपने कैसे कैसे तो रेट करा कॉन्फ्रेंस का कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ हाँ, तो आपने कैसे रेट करा अपने और आप तीनों को? में यही थी, क्योंकि अपने आप को जी। आपने कैसे रेट करा, मतलब आउट ऑफ 10 क्या क्या स्कोर आपने रेट करा अपने आप को, जीटी और साइक एंड आई में, पीआई में? तो मतलब कितना तीनों आपने रेट करा 10 में तीनों से? में यही, ओके। 88 तीनों में 8। ठीक है। विथ रीजन, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके। आपको रीजन देना आना चाहिए कि आपकी रेटिंग अच्छी या बुरी क्यों है। ठीक है। तो यार कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद फिर बिठाया जाता है नीचे विक्रम बत्रा हॉल में कॉन्फ्रेंस होने के बाद, है ना? मेरे याद है। फिर कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब नीचे सारे कैंडिडेट्स आते हैं, 33 के 33 नीचे बैठते हैं। उसके बाद आपका क्या रहा, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर आए थे? या तो उन्होंने कैसे बताया, मतलब कैसे स्टार्टिंग करी? उन्होंने कहा वही सेम, एवरीथिंग इज नॉट एंड, यू स्टिल हैव चांस करके पहले आके जो फेलियर हुए थे उनको मोटिवेट किया, और जनरली सब करते हैं। मीन्स उनका बात भी सही थी। उससे पहले कॉन्फ्रेंस होने से पहले जो हमें क्लोजिंग एड्रेस मिल रहा था, तो उन्होंने हमें बहुत सारे मिथ्स को क्लियर किया था एसएसबी के रिगार्डिंग। उन्होंने बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, और हमने इंग्लिश, फिटनेस या फिर बहुत सारे ऐसी चीजों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था जो हमें डाउट था कि भाई ऐसा हो तो एसएसबी में क्या रहा है। तो वो बहुत बड़ा हेल्पफुल था। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि एसएसबी का आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एसएसबी एंड नहीं है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मोस्टली आपका प्रेशर हो। हमारे बैच में एक ही रिपीटर था, वो भी कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ था। ओके। तो वही ऐसा बोल के मीन्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको बोला था कि हमारा बैच बहुत अच्छा था, तो सब जने मीन्स दिखने में ऐसे दिख रहे थे कि 33 में से कम 25 तो रिकमेंड हो ही जाएगी। ओके। हाँ, तो उसमें अपना नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें तो लास्ट तक डाउट रहता है। तो जैसे स्टार्ट हुआ था, मीन्स मेरे को उस समय थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस नहीं था, अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि भाई हो जाएंगे करके। हम्म। ठीक है, तो टोटल कितने रिकमेंडेशन रही आउट ऑफ 33? जैसे पहले 4। 4। ओके। तो फिर आपके जो रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या रहा आपका, वही जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वही सारी चीजें रही उसके होगी? बाद फोन मिल गए थे हमें। हाँ, तब खुशी, सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके इतने 5 दिन से वो आप फोन। डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके बाद। हम्म। ठीक है, सही कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो फिर अभी तो फोन मिल गए आप। थे हमें, अलग अकोमोडेशन दिया गया था। हम्म। ठीक है, ग्रेट। तो हमारा यार 5 डे का सारा अलग हो गया। अकोमोडेशन दिया गया था। ठीक है, अकोमोडेशन अलग दे दिया। तो आपका अभी मेडिकल भी हो गया, आपका सारा क्लियर है एक तरीके से, बस एक टीआर है, टेम्पररी रिजेक्शन, वो आप क्लियर कर ही लेंगे। तो यार आखिर में कोई चीजें जो आप बताना चाहे, जो हमें जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें आप बताएं अगर। जैसे कि ओवरऑल तो कुछ बता नहीं सकते। ओवरऑल बताने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, पे कॉन्फिडेंस हमेशा रखना। अगर ओके। आपके पास 100 आइडियाज है, लेकिन आप नर्वस हो और आप प्रेशर में हो, तो आप उनमें से मैक्सिमम 30 तक ही एक्सप्रेस कर पाओगे। हम्म। तो आप अपने आइडियाज को बात दिखा नहीं पाओगे। तो मुझे सजेस्ट किया, अगर आपको जितना आता है अपना ओरिजिनल दो, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ दो जो आपको आता है, क्योंकि आप फेक तो कर नहीं सकते, आप कुछ ज्यादा उस समय पता लगा के तो बता नहीं सकते। तो जो आता है उसको बोलो, लेकिन बोलते हुए कॉन्फिडेंस बोलो, हमें इतना ही आता है, मैं यही हूँ, बता दो, अपने आप को एडवर्टाइज करो वहाँ पे।
ओके, एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग, एंड पर्सनल मोस्टली ब्रांडिंग। ग्रुप, यस, और जो ग्रुप टास्क होते हैं उसमें ये नहीं देखना है कि हम इंडिविजुअल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उसमें हमेशा ग्रुप के साथ चलना चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी सोचना हो तो ग्रुप का भला सोचना है, ये नहीं कि ये आइडिया मैं दूंगा तो मेरा फायदा होगा, ग्रुप वालों को बोलने देना चाहिए। और इनिशिएटिव मेन है, तो मैंने दोनों ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में इनिशिएटिव लिया था, जैसे पीपीडीटी में लिया था, तो मेरा इनिशिएटिव मेरा ही था। तो आई थिंक इससे मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिला। तो इनिशिएटिव आप हो सके तो लीजिए और मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके ओके, पास आइडियाज बहुत है लेकिन आप उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो यूजलेस है। तो कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ग्रेट। तो अब एक चीज यार, जो यूनिफॉर्म होती है, हम कौन से कपड़े पहनकर जाते हैं, हम शर्ट पहनते हैं या कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो स्क्रीन में जीन्स पहन के आ जाते हैं, काफी कुछ रहता है। तो आपके हिसाब से जो यूनिफॉर्म रहती है, जो आपकी ड्रेस है, उसका कितना रोल रहता है एसएसबी में? ये क्वेश्चन मेरे से ना पूछो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे एसएसबी में टोटली कंफ्यूजन था। क्योंकि एक बंदा था हमारे यहाँ में, मेरे को तो किसी ने बताया भी था कि अच्छे फॉर्मल ड्रेस में जाना, टाई वाई लगा के शू पहन के, तो मैं उस रिगार्डिंग होके आया था। लेकिन एक बंदा था जो हमारे वहाँ पे एक टी शर्ट और ट्रैक पहन के आ गया। एक था जो जीन्स पैंट और चेक्ड फुल हैंड शर्ट पहन के आया था, लेकिन दोनों स्क्रीनिंग हो गई फर्स्ट ओके, डे। मतलब ये मिथ है। और जो रेकमेंड हुए उस कैंडिडेट की बात करेंगे तो, बट योर ड्रेस कोड इज इम्पोर्टेंट। ड्रेस ठीक है, कोड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आपकी ड्रेस आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करेगी, और आपकी ड्रेस अच्छी हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई हम सही जा रहे हैं। ठीक है। आपको मन में डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे सर हमारे बारे में क्या सोचेगा। सो आई सजेस्ट कि फॉर्मल ड्रेस लेके चलो। और जैसे मैंने भी अपने बाल पहले मेरे बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने अपने एसएसबी के लिए मिलिट्री कटिंग करा ली थी। लेकिन वहाँ पे एक कैंडिडेट था जो मेरे साथ रेकमेंड भी हुआ था, उसके बाल बहुत बड़े थे, स्टाइलिश भी थे। तो उस समय मेरे को लग रहा है कि भाई अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, हम्म। उससे ज्यादा आपका आउटर अपीयरेंस के अलावा आपकी जो इनर पर्सनालिटी है वो इम्पोर्टेंट है। फिर भी आप अपना ड्रेस कोड सही रखिए, ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंस बहुत है एसएसबी में। जिस तरह से आप ड्रेसिंग करोगे उस तरह से आप सामने वाले असेसर को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस टाइप के बंदे हो। ओके, तो ड्रेस कोड का अच्छा महत्व है। ठीक है, ग्रेट। तो अब यार, जो लास्ट में बताना चाहेंगे, आपने बताया कि आपने सारी प्रिपरेशन यूट्यूब से करी, एंड जो भी सोर्सेज है, टेलीग्राम हो गया, सोशल मीडिया, आपने वैसे ही प्रिपरेशन करी। तो और आपने मेरे को पर्सनली फोन पे भी बताया कि आपको इंटरव्यू में दिक्कत आई थी, क्योंकि आपका मॉक इंटरव्यू लेने के लिए नहीं था। तो इसको ओवरकम करने के लिए, जैसे आपने बताया कि आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है इंस्टाग्राम के अंदर, कि आप बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स है, डिफेंस एस्पिरेंट्स, उनका आप इंटरव्यू लेते हैं। तो आप उसके बारे में हल्का सा बताइए कि वो क्यों लेते हैं आप, और आपका मेन मोटिव क्या है, और कोई आप तक कांटेक्ट कैसे करे। कोई व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम में मेल आईडी है, तो आपके तक कैसे कांटेक्ट करें? ओके, सो बेसिकली मेरे प्रिपरेशन, जैसे आज मैंने आपको कहा था कि बिफोर 2 मंथ्स मेरे को एसएसबी का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, तो मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं बायोमैक्स स्टूडेंट हूँ, तो उस समय मैं नीट के ज़्यादातर स्टडी मटेरियल्स मेरे को टेलीग्राम से मिलते थे free में, जो भी पेड मटेरियल थे। तो जब मैंने एसएसबी के लिए किया था तो मेरे को लगा कि एसएसबी का भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होगा, तो मैंने एसएसबी सर्च की और मेरे को 2 ग्रुप मिले, एसएसबी फ्रेशर और एसएसबी बुक्स। तो उन ग्रुप के जो एडमिन थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और बात की, भाई मैं एसएसबी के लिए टोटली न्यू हूँ, मैंने टीएस के लिए अप्लाई किया, तो थोड़ा मेरे को हेल्प कर दो। बहुत जने थे जो मॉक कर रहे थे, भाई ये बंदा क्या है, कुछ भी नहीं पता और आ गया। लेकिन उस ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को बहुत सारी बुक्स रेकमेंड की, उन बुक को मैं फॉलो किया। तो बुक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कमांडर नटराजन सर की बुक सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही बुक से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये भी नहीं है कि आप किसी एक बुक को पूरी तरह से पढ़ो। जस्ट गो थ्रू करो, आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए कि टेस्ट में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमें क्या परफॉर्म करना है। वो आपको ब्रीफिंग देंगे, लेकिन आप प्री प्लान रहोगे तो आपको लास्ट मोमेंट में प्रेशर नहीं रहेगा। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, तो इंटरव्यू के बारे में ज्यादातर मेरे को कोई भी सोर्सेस में नहीं मिला था। यूट्यूब में 2-3 वीडियो मिले थे, तो इंटरव्यू में मेरे को लग रहा था थोड़ा दिक्कत था, तो मैंने बहुत सारे जनों को पूछा कि भाई जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट थे कि मेरा कोई इंटरव्यू ले सकता, तो उन्होंने कहा कि हम अफसर नहीं है, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो बस इंटरव्यू अगर हो जाता तो मेरे को थोड़ा एक एक्सपीरियंस हो जाता कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे आंसर करूँ, एक प्री प्लान्ड आइडिया लग जाता। तो लास्ट मोमेंट पे मेरे को ये नहीं होता कि भाई क्या पूछा जाएगा। तो लेकिन मेरा ये हो नहीं पा रहा था, इसमें मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, तो मैंने यूट्यूब में डिफरेंट इंटरव्यूज देख के उसी से काम चला लिया था। तो अभी मेरा सब कुछ हो गया है, तो अभी मैं अपना मीन्स वेट लॉस ही कर रहा हूँ और मैं फ्री हूँ मेरे ज्वाइनिंग लेटर आने तक। तो
तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं खुद से अपना ये करूँ। तो मैं जब एसएसबी चल रहा था तभी मैंने जैसे आपको बताया कि पहला इंटरव्यू मेरा था। तो मेरा इंटरव्यू होने के बाद जिस दिन का इंटरव्यू हुआ उनसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा उसके रिएक्शंस क्या थे, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, वो कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो उन सबके जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे उसको गैदर किया। इंटरव्यूइंग प्रोसीजर के बारे में मैं थोड़ा और डीपली और एडवांस जानने लगा। तो उन 33 के सब में जाना और मेरा मेडिकल थोड़ा ज़्यादा जा रहा था। बीच में 2 छुट्टी आ गई थी और एक मेरा सीटी स्कैन में कुछ वहाँ पे मशीन में प्रॉब्लम था, तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा लंबा आई मीन मेडिकल से लंबा गया। तो उसमें मैं बहुत सारे बैचेज़ देखे और नियरली 20 रिकमेंडेड कैंडिडेट से मिल चुका था अलग-अलग ओके, बैचेज़ के। ठीक तो ठीक। उन सब से भी मैंने इस इंटरव्यूइंग प्रोसेस के बारे में पूछा और मेरे को अभी इंटरव्यू के बारे में थोड़ा एक गुड नॉलेज है भाई। रिकमेंडेशन जो रिकमेंड हो जाते हैं तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है हर चीज़। ट्रू है कि मैं खुद एक कोई भी असेसर हूँ नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा अपना एसएसबी का इंटरव्यू समझ के एक इंटरव्यू मेरे सामने दे दे, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा भाई रैपिड फायर में कैसे क्वेश्चन आएँगे, कैसे मैं आंसर करूँ, सीक्वेंस को ब्रेक किए बिना मेरे को उनको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। हम्म, और अगर उनके पास कोई मिस्टेक्स रहेगी जो मैंने पर्सनली नोट की है, तो मैं उनको बता दूँगा। ये तो मैं श्योर नहीं कह सकता कि मैं उनकी 100% मिस्टेक को पॉइंट आउट करके उनको एकदम एक्सेल कर दूँगा। हम्म। लेकिन मेरे कुछ मिस्टेक बताने से वो सेम मिस्टेक तो रिपीट नहीं करेंगे। तो हाँ जी, वो सही उनकी कहा। प्रिपरेशन जहाँ पे होगी तो मैं उनको 2 स्टेप ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। ओके। सो ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। तो किसी को ये अगर अपना पर्सनल इंटरव्यू लेना तो मेरा एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक अकाउंट खोला है, एसएसबी डिकोडर। डिकोडर आप लिंक भी डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। हाँ, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम में जो मैंने क्रिएट किया था। उस समय मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे को कोई प्रिपरेशन एसएसबी के बारे में पता नहीं था, तो मैंने सोचा ऐसे बंदे बहुत होंगे और मैंने इनिशिएटिव लेके एक ग्रुप क्रिएट किया था। उसमें अभी 150 एक्टिव मेंबर्स हैं, ओके, तो ग्रेट। इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो मेरा ये इंटरव्यू वाला प्रोसीजर है वो आपको 100% तो सक्सेस नहीं दिलाएगा, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि आपकी सेल्फ पर्सनालिटी और प्रिपरेशन डिपेंड करेगा। लेकिन जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं जो 1500 रुपीज पर डे करते हैं या 2000 रुपीज पर इंटरव्यू लेते हैं, तो उनके कंपैरिजन में मैं उनको एक अच्छा रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकता हूँ जितना मीन्स मेरे से आता है। तो मेरी तरफ से उनको एक छोटी हेल्प हो जाएगी और वो अपने प्रिपरेशन में एक स्टेप अपने आप को आगे फील करें तो थोड़ा हल्का महसूस करें। ओके, तो इसकी कोई कॉस्ट है जो आप इंटरव्यू लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैशन है इसलिए आप कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें आके मैंने मीन्स पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा जो पैशन है उसके रिगार्डिंग मेरे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना था, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टार्ट किया था। लेकिन जो एक और ग्रुप का जो मेरा मीन्स कंपेनियन है जो मेरे को इस प्रोसेस में हेल्प करता है, जो वीडियो की एडिटिंग, तो मैं क्या करता हूँ इंटरव्यू लेने के बाद वो वीडियो को अवेलेबल करा देता हूँ। जो लोग आके मीन्स इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन अभी चल रही है, तो वो उस वीडियो को देख के अपने आप को तैयार कर ले कि कैसे क्वेश्चन होंगे। और उनके साथ मैं रिव्यू भी देता हूँ ताकि वो लोग अपना मिस्टेक नहीं कर पाए। तो मैं स्टार्टिंग में इसका चार्ज आके ₹200 रखा है, लेकिन ये चार्ज नहीं है। मैं आके जो जिनका इंटरव्यू सही लगता है, मेरे को लगता है कि ये प्रिपेयर करके आया है, तो उनको मैं 100% रिफंड दे देता हूँ। तो मेन ये चार्ज किसके लिए कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कुछ भी प्रिपेयर नहीं करे और मेरा भी इंटरव्यू ले लो, तो टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए वेरी गुड। तो स्टार्टिंग अभी तक मैंने 4 इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं। उनमें से 3 का आके मैंने 200 का 200 रिफंड हो गया है और एक का 150 रिफंड हुआ है। क्योंकि वो आके अप टू द लेवल प्रिपरेशन नहीं किया था, बस ऐसे ही आ गया था, तो उस रिगार्डिंग। तो मैक्सिमम रिफंड का होगा और ये चार्जेस इसलिए ताकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं आ जाए ताकि जो हमारा भी टाइम वेस्ट ना करे और उनका भी टाइम वेस्ट ना करे। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो यार, अब आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट करा। आखिरी में एक दो हल्का सा मजाकिया सा क्वेश्चन पूछूंगा। तो फुल तैयारी है जनवरी में ओटीए गया जाने की? श्योर। ओके। और अरे रनिंग का थोड़ा स्टैमिना का दिक्कत था तो रनिंग थोड़ा कर रहा हूँ। ओके, रनिंग वगैरह आप कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट। तो यार अब हम फिनिश करते हैं और अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। ये हमारे साथ है गोपाल भाई, 24 एसएसबी बैंगलोर से रिकमेंड हुए थे। 26 अक्टूबर को इनकी रिपोर्टिंग थी एंड इनके बैच में से टोटल 166 में से 33 स्क्रीन इन हुए, जिसमें से 4 रिकमेंड हुए और उसमें से गोपाल भाई भी हमारे साथ है। और अगर आप में से कोई भी इंटरव्यू देना चाहता है, अपना मॉक इंटरव्यू, तो आप गोपाल भाई का इंस्टाग्राम पेज है SSB_decoded, वहां पर चले जाइएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहां जाए और अपना मॉक इंटरव्यू आप दे पाए गोपाल भाई के साथ। एंड बस बेस्ट बेस्ट विशेस। और गोपाल भाई, थैंक्स अ लॉट अपना समय देने के लिए एंड आई होप कि वी सी यू इन यूनिफॉर्म। और आज मतलब फ्यूचर ऑफिसर के साथ हमारी बातचीत हो रही थी। अभी कुछ सोचा है, प्लान के कि जरूर कौन जरूर। कौन से उसमें जाना है, ईएमई में जाना है या
किस में जाना है, सिग्नल्स में जाना है या ईएमई में जाना है, कुछ अभी सोचा है क्या? तो एक बेसिक आइडिया सबका है मेरे पास, लेकिन मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि अगर ओटीए में जाऊंगा और थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा तो किसी भी चीज के बारे में 100% जाने बिना कोई भी आइडिया लगाना सही नहीं रहेगा। तो ओके सब यही इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी मैंने यही आंसर दिया, तो सब कुछ जानने के बाद फाइनली डिसाइड किया। ओके, तो मतलब पेशेंट रहे, फ्यूचर को ना सोचते प्रेजेंट में अपना बेस्ट करिए। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट गोपाल भाई, आपके साथ हम जल्दी मिलते हैं